अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को करवा रहा था बीकॉम पार्ट 1। लास्ट एक लेक्चर आप लोगों का रहता था, वो लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। और याद रखिए कि क्लोजिंग एंट्रीज के हम लास्ट आपको पढ़ाया था पूरा। अब ये क्लोजिंग एंट्री का एक लास्ट पोर्शन है जिसके ऊपर डिस्कस करके खत्म करना चाह रहा हूँ। देखो, मैं चूंकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा वर्कशीट की तरफ एंटर होंगे। वर्कशीट की तरफ एंटर होने के लिए 2-3 चीजों का आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, जिसमें क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, वो सारी आपको करवा दी गई। अब आगे बढ़ते हैं और इस चीज को लेके चलते हैं कि क्या है। तो देखें, जैसा कि मैंने एक सवाल है 2013 रेगुलर का क्वेश्चन था। मैंने इसको पहले ही आपके सामने, बल्कि मैंने यहाँ प्राइवेट चैनल दिया है। ये 2013 रेगुलर का क्वेश्चन है। तो 2013 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि आपके पास 2013 रेगुलर का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें आपसे मांगी गई चीज यही थी कि आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री, इसकी क्लोजिंग एंट्रीज और इसकी रिवर्सिंग एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टिंग, क्लोजिंग और रिवर्सिंग एंट्रीज अगर हम प्रिपेयर करने जाते हैं तो हमने याद रखिए कि जरूरत जो है, यानी आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एडजस्टिंग, रिवर्सिंग या क्लोजिंग एंट्रीज जब हम बना रहे हैं तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, नीचे मौजूद एक एडजस्टमेंट डाटा होना चाहिए। और फिर आपको सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस नॉर्मली डेबिट और क्रेडिट में डिवाइडेड होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड नहीं करके देते। जैसा कि इस सवाल में भी अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से डाटा लेंगे तो डिवाइडेड नहीं है। यहाँ ये ध्यान में रख लो कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग में तो एज सच कोई मसला नहीं आता कि अगर ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट में डिवाइडेड है या नहीं है। बस हमें इतना आइडिया होना चाहिए, जैसे बात मुश्किल होती है कि अगर हम प्रीपेड कहाँ है, अब हमें क्या पता डेबिट में है क्रेडिट में है, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई प्रीपेड डेबिट में होता है। यानी अगर आपको एक आइडिया है कि नॉर्मली चीजें ट्रायल बैलेंस में डेबिट में होती हैं, तो जरूरत नहीं है कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनाते वक्त ट्रायल बैलेंस अगर मिक्सिंग दिया हुआ है तो उसको डेबिट क्रेडिट में डिवाइड करो। लेकिन ये जरूरी होगा वर्कशीट के लिए। तो इस वक्त एक सवाल ऐसे ही उठा रहा हूं ताकि यहां पर इस बात को आज कंप्लीट कर दूं कि आप अगर ट्रायल बैलेंस में डिवाइडेड ना हो तो आप किस तरह डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, मैंने समझाना ये चाहता हूं, मैंने बोला मैंने ये अभी तक कि ट्रायल बैलेंस को डेबिट क्रेडिट में डिवाइड करना एडजस्टिंग और क्लोजिंग में इतना जरूरी नहीं है जितना वर्कशीट में है। वर्कशीट उसके बगैर आगे नहीं चलेगी। तो इस वक्त हम यहाँ पर उस चीज को क्लियर करते हैं। आइए, मैंने आपके लिए पहले ही एक ट्रायल बैलेंस बनाया, जैसा कि मैंने लिख दिया था यहाँ पे, जो इसमें था मौजूद, पढ़ूंगा भी। अब आपको इसको डिवाइड करते वक्त आपके दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए? आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि देखिए, एसेट्स और एक्सपेंस, इनका नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है, लेकिन उसका कॉन्ट्रा बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है। एसेट का कॉन्ट्रा अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंसेस फॉर बैड डेट है, दोनों हमेशा क्रेडिट में होंगे, बाकी तमाम एसेट्स डेबिट में होंगे। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में होंगे, उसका कॉन्ट्रा क्रेडिट में होंगे। कौन सा एक्सपेंसेस है जो कॉन्ट्रा है, जो क्रेडिट में हो सकता है? तो परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट है, ये दोनों जो होंगे क्रेडिट में होंगे, रिटर्न और डिस्काउंट परचेज। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू ये हमेशा क्रेडिट साइड पे होंगे और इनके कॉन्ट्रा डेबिट में होंगे। लायबिलिटी का कॉन्ट्रा क्रॉस लगाया हुआ मैंने, ये नहीं मिलेगा, लेकिन कैपिटल का कॉन्ट्रा ड्राइंग होता है, कैपिटल खुद क्रेडिट है, ड्राइंग डेबिट में होगा। रेवेन्यू का कॉन्ट्रा में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट होते हैं, वो भी डेबिट में होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अब आप इसमें ट्रायल बैलेंस था और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस ट्रायल बैलेंस के अंदर एक फिगर मिसिंग कर दी थी उन्होंने, यानी आपको एक फिगर नहीं दी थी। अब अगर मिसिंग फिगर हो, और कभी भी कोई मिसिंग फिगर हो, तो उसको फाइंड आउट करने का बेहतरीन तरीका या आसान तरीका यही होता है कि हम पहले ट्रायल बैलेंस को डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करें। चेक कर सकते हैं आप, देखिए, कैश नेचर एसेट थी, डेबिट में लिखा। अकाउंट रिसीवेबल नेचर एसेट थी, डेबिट में लिखा। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग नेचर एक्सपेंस है, डेबिट में लिखा। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड प्रीपेड एसेट है, डेबिट साइड पर। ऑफिस सप्लाईज एसेट है, डेबिट साइड पे। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट साइड पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, क्रेडिट साइड पर। इक्विपमेंट डेबिट साइड पर एसेट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का क्रेडिट साइड पर कॉन्ट्रा एसेट है, ये दोनों कॉन्ट्रा एसेट थे। अकाउंट पेएबल, लायबिलिटी, क्रेडिट, समान कैपिटल, क्वेश्चन मार्क था, बॉक्स बना दिया, छोड़ दिया खाली।
ड्राइंग सामान की कॉन्ट्रा कैपिटल डेबिट साइड पर, सेल्स क्रेडिट साइड पर, सेल रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है डेबिट साइड पर, परचेजेस एक्सपेंस है डेबिट साइड पे, परचेज रिटर्न उसका कॉन्ट्रा है क्रेडिट साइड पर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस डेबिट साइड पे। अब देखिए सारे आइटम देखिए, एक आइटम मिसिंग था, जिस साइड का इस साइड का मिसिंग है उसको छोड़ के दूसरी साइड का टोटल कीजिए, जितना टोटल इस साइड का आ रहा है वही टोटल यहाँ आना चाहिए। यानी अगर इधर 9,65,200 है तो इधर भी 9,65,200 होना चाहिए। इन दोनों टोटल का डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों टोटल का डिफरेंस इस तरह से बराबर के आप इस क्रेडिट साइड को टोटल कर लीजिए। इस क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा था 76,200, लास्ट की बात है 76,200 है, जबकि ये टोटल बनना चाहिए 96,500। अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और वो आएगा शायद 1,99,000। तो कैपिटल की फिगर जो होगी इट वुड बी 1,99,000। याद रखिए कोई भी आइटम डेबिट क्रेडिट का होगा वो इसी तरह से आपको मिसिंग के अंदर अगर दे दे तो आपका बुनियादी मेन काम यही होगा कि आप तमाम पहले जिस साइड तमाम अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड कर देने के बाद जिस साइड पर मिसिंग नहीं है उसका टोटल कर लीजिए टोटल को, और जिस साइड पर मिसिंग है उसका टोटल कीजिए, क्योंकि टोटल बराबर होना चाहिए। तो जितना ये आपने मिसिंग वाले साइड का टोटल किया उसको इस टोटल से माइनस करके आप ये फिगर निकाल सकते हैं। अमूमन कैपिटल गायब है, कल को कैश भी गायब हो सकता था। ठीक है, ये बात दोबारा एक दफा रिपीट करूंगी, बार बार आएगी। आगे चलते हैं, अब जल्दी से इसलिए बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। हेडिंग शेडिंग डालना आपको आती है, अभी जल्द काम थोड़ा सा तेजी के साथ करते हैं। लिखा एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है जनाब। पहली एडजस्टिंग एंट्री क्या बननी है, तो आप एडजस्टमेंट डाटा पढ़िए। एडजस्टमेंट डाटा के अंदर पहला पॉइंट है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ऑन December 31 है 1200। तो जहन में रहे कि उन्होंने क्या कहा कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अब साल के आखिर में रह गया है सिर्फ 1200, जबकि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस शुरू में कितना था 3,600। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, जो चीज डेबिट में होती है उसको क्रेडिट कर देते हैं, यानी हमारी एंट्री होगी क्या, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। ठीक है, नजर आ रहा है सर। और वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो पहले 3600 थी और अब रह गई है सिर्फ कितनी 1200। तो 3600 और 1200 का जो डिफरेंस है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एक्सपेंस डेबिट में होता है तो ये अमाउंट आती है एक्सपायर्ड और वो अमाउंट बनती है कितनी 2400 रुपए। विजिबिलिटी है, तो यहाँ पर पहली एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट 2400 रुपए से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एंट्री हमारे पास है सप्लाईज यूज, चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था सिर्फ ऑफिस सप्लाईज, तो हमारी सेकंड एंट्री होगी क्या, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। और जब एक्सपेंस होती है तो इस सप्लाईज में एक्सपायर्ड तो एक्सपायर्ड नहीं यूज कहते हैं, यूज अमाउंट आएगी हमारे पास और बता दो यूज रहे 1000, तो इस एंट्री के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1000। ठीक है, थर्ड एंट्री की तरफ मूव करते हैं। थर्ड एंट्री है हमारे पास building being depreciated over 25-year useful life, the equipment is being depreciated over 10-year useful life, use straight line method। दो depreciation की एंट्री बना लीजिए, एक depreciation expense debit allowances for depreciation एक बिल्डिंग का, और दूसरा depreciation की एंट्री इक्विपमेंट की बनेगी। depreciation expense debit allowances for depreciation equipment credit। अब अमाउंट कितनी आनी चाहिए, इस अमाउंट को निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस कैलकुलेशन के अंदर आपको जो स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल मेथड था, नॉर्मल तरीका था, फॉर्मूला था, क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इस तरह स्क्रैप वैल्यू तो दे नहीं रहे हैं, सिर्फ लाइफ दे रहे हैं। तो बिल्डिंग अगर हमारे पास थी तो बिल्डिंग 1,20,000 की थी, आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं है, बस 1,20,000 को डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। कितनी लाइफ है, 25 साल यूजफुल लाइफ है। और इक्विपमेंट की वैल्यू बताई है उन्होंने
32,000 और उसकी यूजफुल लाइफ बता रहे हैं 10 साल, तो ये तो हो गया 3,200 और इक्विपमेंट के लिए कैलकुलेटर उठा लो, क्या बनता है जनाब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25, आपके पास आती है वैल्यू 4,800। आई बिलीव के सही, एक दफा चेक कर लो मजीद गलती ना हो जाए। 1,20 डिवाइडेड बाय 25 4,800, ठीक है। तो हमारे पास पहली डेप्रिसिएशन की एंट्री 4,800 और 4,800 और ये हो जाएगी 3,200 रुपए, ठीक है। दोनों को मर्ज करके कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं, अभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जिसको आता है वो कंपाउंड एंट्री बना ले, नहीं आती है कंपाउंड में अलग बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एंट्री है, थर्ड एंट्री है, इसके बाद फोर्थ एंट्री है सैलरीज पेबल एज ऑफ December 31st। दिसंबर तक जो पेबल है वो 31,000 है, 10,000 है 31 को। ये कोई कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा जब पेबल बताया जाता है तो बताया ही जाता है आखिरी तारीख को। तो अगर आखिरी तारीख की उन्होंने डेट डाल दी है तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिंपल सैलरी पेबल है। आपको याद होगा कि चौथी एंट्री सैलरीज पेबल की एंट्री बनती थी क्या, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट वही आएगी जो मौजूद है और वो इस वक्त 10,000, ठीक है। लास्ट एंट्री इसके बाद जो बनती है वो है आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की। लेकिन याद होगा कि मैंने समझाया था कि देखो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग असल में याद रखना, एक सवाल भी मुझसे पूछा था, मैं जवाब उसका सबको भी दे रहा हूं। उनका सवाल ये था कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की नेचर एसेट होती है तो वो क्लोजिंग एंट्री में क्यों आती है। मैंने जवाब ये दिया था कि याद रखो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की नेचर एसेट होती है, वो क्लोजिंग एंट्री के वक्त बेसिकली क्लोज नहीं होती बल्कि वो रिकॉर्ड होती है। ये बात अभी मैं आगे बताता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि अगर एडजस्टिंग एंट्री बनाते हुए क्लोजिंग एंट्री भी बनानी है तो अलग से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को यहां बनाने की जरूरत नहीं है, उसको क्लोजिंग एंट्री के वक्त बना देंगे। बस इस वक्त आप ये 4 एंट्रीज बना के रुक जाइए जो कि आपके किससे रिलेटेड है, जो अगर आप रिलेटेड है नॉर्मल एडजस्टिंग एंट्री। अब इसी सवाल में इसके बाद नॉर्मल एडजस्टिंग एंट्री के बाद आपसे मांगा था क्या, रिवर्सिंग एंट्रीज। क्या बताया था, रिवर्सिंग एंट्री का सिखाया था, आपको बताया था कि जब भी रिवर्सिंग एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे तो रिवर्सिंग एंट्रीज में जो बात हमें याद रखनी है वही बात ये याद रखनी है कि रिवर्सिंग एंट्रीज कब बनाते हैं। तो अगर आप देखें इस वक्त मैंने डेट नहीं डाली, लेकिन अगर सवाल में डेट देखो तो ये था दिसंबर की 31 थी और साल उन्होंने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है या किया है, नजर तो नहीं आ रहा, मैं कोई समझता नहीं। ये यार एक एंट्री बन रही है दिसंबर 31 को एडजस्टिंग एंट्री, तो रिवर्सिंग एंट्री कब बनेगी, नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 को बनेगी। सबसे पहली बात यही कि आप नेक्स्ट ईयर की डेट डाल दें, जनवरी 1 जो ईयर हो मेंशन कर दीजिए। अब क्या रूल था रिवर्सिंग एंट्री का, रिवर्सिंग एंट्री का सारा सबूत याद रखिए। लंबी चौड़ी लॉजिक में नहीं पड़ी, अगर उनको नहीं आता है, समझ में नहीं आया था या बात में थोड़ी सी दुश्वारी थी, सादा सर 3-4 बातें याद रखिए। आप रिवर्सिंग एंट्री बनाते वक्त सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज को देखिए, एडजस्टिंग एंट्रीज को देखते हुए 4 चीजें गौर से देखिए कि अगर ये 4 चीजें डेबिट साइड में हैं तो रिवर्सिंग एंट्री बनेगी, और इसी तरह उनसे 4 चीजें क्रेडिट साइड में हैं तो रिवर्सिंग एंट्री बनेगी, वरना नहीं बनेगी। यानी कुछ में डेबिट में देखना है और कुछ में क्रेडिट में। किसमें डेबिट में क्या देखना है, अगर हमारी एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट साइड पर प्रीपेड है, अनएक्सपायर्ड है, एडजस्टिंग एंट्री ट्रायल बैलेंस नहीं बोल रहा हूं, एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट में प्रीपेड है, अनएक्सपायर्ड है और रिसीवेबल है, ठीक है, प्रीपेड है, अनएक्सपायर्ड है, रिसीवेबल है, या सिर्फ सप्लाईज है, सप्लाईज एक्सपेंस नहीं, ऑफिस सप्लाईज या सिर्फ सप्लाईज है, ये 4 आइटम है तो उसकी रिवर्सिंग एंट्री बनाएंगे, ठीक है। मजीद एक दफा आप रिवर्सिंग एंट्री का वो खोल लीजिएगा जिस समय मैं ये बात बोल रहा हूँ, पॉज कीजिएगा वीडियो खोल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा क्या बताया था, लिखा था उसमें, जो रिवर्सिंग एंट्री के स्टडी नोट्स हैं। क्रेडिट साइड पे क्या होना चाहिए, तो क्रेडिट साइड पर होना चाहिए पेएबल, क्रेडिट साइड पर होना चाहिए आपके क्या चीज, अनअर्न्ड, समझते, पेएबल और अनअर्न्ड। उसके साथ मैंने अक्रूड या आउटस्टैंडिंग लिखा है, वो इसलिए लिखा है अक्रूड और आउटस्टैंडिंग बेसिकली हम तो यूज नहीं करते, हम तो पेएबल लिखते हैं, लेकिन हो सकता है सवाल कभी ऐसा आ जाए जिसमें वो खुद एडजस्टिंग एंट्री बना के दे और वहां तुम्हें कंफ्यूज करने को अक्रूड सैलरी लिख दे, यानी यहाँ सैलरी पेएबल जैसे मैंने लिखा है वो अक्रूड सैलरी लिख के तुमको दे दे और क्या बताओ रिवर्सिंग बनेगी या नहीं बनेगी, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अक्रूड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरी पेएबल। तो ये चीजें अगर हैं तो बनेगी, लेकिन ये पेएबल
तो, और जो शुरू वाले बताए वो डेबिट में हो तो। आइए शुरू से देखते हैं। इस पहली एंट्री के अंदर अनएक्सपायर्ड मौजूद है, लेकिन अनएक्सपायर्ड का शर्त था डेबिट में होना, क्रेडिट में है। अगर ये क्रेडिट में है तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनेगी। इसमें भी सप्लाईज है, डेबिट में होता तो बनती, क्रेडिट में है इसकी भी रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनेगी। डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स की तो मैंने पहले ही कह दिया था कि कभी भी रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनती। डेप्रिसिएशन और बैड डेट कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी रिवर्सिंग एंट्री बने। आखिरी एक ही एंट्री रह गई है और वो है चौथी वाली एंट्री जिसकी एंट्री रिवर्सिंग बनेगी, क्योंकि इसमें पेएबल क्रेडिट में है तो सिर्फ एक एंट्री बनाइए, सैलरीज पेएबल डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। उसी अमाउंट से जो अमाउंट आपने ऊपर बुक की है, सैलरीज पेएबल डेबिट सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 10,000 से। एक दफा अगर समझ में आए दोबारा आके आप इस चीज को देख सकते हैं जो आपको इसकी लास्ट वाली एंट्रीज करवाई थी। तो ये हो गई आपकी तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज। नाउ मूव टुवर्ड टू क्लोजिंग एंट्रीज। और याद रहे कि क्लोजिंग एंट्री के अंदर लाजमी सी बात है कि हमने 3 तरह के फॉर्मेट से क्लोजिंग एंट्री सीखी थी, एक सर्विस बिजनेस का और एक ट्रेडिंग में पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक और परपेचुअल में थोड़ा सा फर्क था। तो ये कौन सा सवाल है, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर पहली बात तो ये पहले देखिए कि ट्रेडिंग बिजनेस है कि सर्विस, तो सर्विस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मौजूद है क्या, सेल्स। तो सेल्स मौजूद है तो ये ट्रेडिंग है। और ट्रेडिंग अगर है तो फिर पीरियोडिक सिस्टम में रिकॉर्ड किया हुआ है या परपेचुअल सिस्टम में, तो आप देख सकते हैं इसमें परचेजेस मौजूद है, जबकि उसमें होता है परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो हमारी जो क्लोजिंग एंट्री है वो पीरियोडिक वाले फॉर्मेट की फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे क्लोजिंग एंट्रीज, हेडिंग शेडिंग डाल दीजिएगा जैसे सिखाएंगे, फॉर्मेट में दिया हुआ है। पहली एंट्री की तरफ पढ़ेंगे। और अगर आप सबसे पहले रेवेन्यू को क्लोज करते हैं तो सबसे पहला आइटम लिखिए सेल्स, सेल्स के साथ लिखिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है, सेल्स कितनी थी, ट्रायल बैलेंस उठा सकते हैं, सेल्स की वैल्यू थी 6,52,000। एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की वैल्यू हमने उस एडजस्टमेंट डाटा में छोड़ दी थी और वो है 79,200। अब यही पे मैंने समझाया है कि ये बेसिकली क्लोजिंग में आ जरूर रही है, लेकिन बेसिकली एंडिंग इन्वेंट्री क्लोज नहीं हो रही, एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। और क्यों, अभी एक और आप पूरी एंट्री बना लो, एक और दफा इस बात को बता देता हूं। सेल्स, इन्वेंट्री और इसके बाद कोई भी बल्कि 2 आइटम को ले लीजिए, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। तो इस वक्त यहाँ मौजूद था परचेज रिटर्न, यहाँ पे लिखिए परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न कितना मौजूद है, 4,000। और उसके बाद एक दफा चेक कीजिए कि कोई और अगर इनकम है, मसलन कमीशन इनकम, रेंट इनकम, तो हम देखते हैं कि कोई इनकम यहाँ पे भी नहीं है। और हमने भी एडजस्टिंग एंट्रीज के दरमियान कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। इस सबको टोटल करके क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। ठीक है, पहला तमाम एक्सपेंसेस क्लोज हो गए, टोटल तमाम रेवेन्यूज क्लोज हो गए। रेवेन्यू का टोटल आ गया कितना बनेगा, 6,52,000 प्लस 79,200 और प्लस 4,000। इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 7,35,200। 7,35,200 की फिगर। ठीक है, दूसरे नंबर में बढ़िए। आप दूसरे नंबर की एंट्री के अंदर आप एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्लोज करते हुए हम एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे। अब एक्सपेंसेस के अंदर आपको याद होना चाहिए वो लिस्ट जो हमने आपको बताई थी, और या फिर क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट सामने रखिए। कौन कौन से एक्सपेंसेस की अकाउंट हैं। सबसे पहले जो एक्सपेंसेस का अकाउंट यहां पर आएगा वो होगा मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, बिगनिंग का अकाउंट होगा। ठीक है, बिगनिंग कितने की थी तो हम जानते हैं, बिगनिंग में यहां से देख लेता हूं। क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 1,24,000। बिगनिंग के फौरन बाद मुझे आदत है, आपको भी आदत हो जानी चाहिए परचेजेस लिखने की, क्योंकि इसमें परचेजेस मौजूद है। परचेजेस है 3,80,000। परचेजेस के साथ ही जुड़ा हुआ होता है ट्रांसपोर्टेशन इन मौजूद है 9,600। ट्रांसपोर्टेशन इन के साथ मौजूद होगा हमेशा सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट में से कोई चीज। इस वक्त सेल रिटर्न मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, और सेल रिटर्न की वैल्यू है कितनी, 10,400। 10,400 जैसे अब सेल दिए हो जाए, इसके बाद एक और होता है सेल डिस्काउंट, जो नहीं है छोड़ दीजिए। तो अब आ जाएंगे एक्सपेंसेस में।
कौन से एक्सपेंसेस है यहाँ पे? तो सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस नजर आता है। सैलरीज एक्सपेंस हमें नजर आ रहा है कितना? 80,800 के सैलरीज एक्सपेंस में आपने यहाँ पे मजीद एक्सपेंस बुक किया था 10,000, वो भी डेबिट था, ये भी डेबिट है, तो डेबिट प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? मिला के आपके पास 90,800। सैलरीज एक्सपेंस के बाद आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस की वही फिगर आएगी जो वहां मौजूद है 2,200। उसके बाद देखिए कि आपने कोई एडजस्टिंग एंट्री में कोई एक्सपेंसेस तो आपने बहुत सारे लिए थे। सबसे पहला एक्सपेंस आपने पहली एडजस्टिंग एंट्री में बुक किया था, रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इससे पहले वो एक्सपेंस नहीं था, वो अनएक्सपायर्ड के नाम से था। अब आपने कहा कि इसमें से 2400 खत्म हो गया है तो 2400 उतार लीजिए। फिर इसी तरह ऑफिस सप्लाईज था, क्योंकि जब आपने ऑफिस सप्लाईज को अपने ट्रायल बैलेंस में शुरू में रिकॉर्ड किया था तो आपने रिकॉर्ड किया था एज अ एसेट रिकॉर्ड किया था, जबकि बाद में आपने उसकी यूज निकाला कितना खत्म हो चुका है तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपके पास बनता है 1,000 रुपए। फिर दो तरह के डेप्रिसिएशन थे, चाहे हम अलग अलग लिखते हैं वरना दोनों को मिला के एक साथ लिख सकते हैं। 4,800, 5,000 और 3 8,000 यानी 4,800 प्लस 3200 को मैं मिला के यहाँ लिख देता हूँ 5,000। ये तमाम एक्सपेंसेस मेरे पास आ गए। अब मैंने तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया और अब मैं इन तमाम एक्सपेंसेस का टोटल करने जा रहा हूं और इन दोनों का टोटल बनेगा इस सारे एक्सपेंसेस का 1,24,000, 3,80,000, 3,80,000, फिर प्लस करूंगा इसमें 9,600, फिर प्लस करूंगा इसमें 10,400, फिर प्लस करूंगा इसमें 90,800, फिर प्लस करूंगा 2,200 और फिर 2,400, फिर जनाब अली 1,000 और फिर 5,000 प्लस करके मेरे पास एक्सपेंसेस का टोटल आया 6,25,400। ठीक है, तो यहां लिख दिया 6,25,400। और अब मैं देखता हूं कि यहां मुझे नजर आ रहा है, एक दफा चेक तो नहीं करूं सही है क्या नहीं, क्योंकि बाद ये कैलकुलेटर थोड़ा सा धोखा दे जाता है। 124 प्लस 380 प्लस 9.6 प्लस 10.4 प्लस 90.8, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर 2.2 प्लस 2.4 प्लस 6, दोनों को मिला के बनता है तकरीबन 6,25,000। तो अब एक्सपेंसेस का टोटल 625, रेवेन्यू का टोटल 7,35,200। तो आप देखते हैं कि इन दोनों में क्या ज्यादा है? रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट की एंट्री बनेगी क्या? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और जमान कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, जमान कैपिटल क्रेडिट, इन दोनों का डिफरेंस दे लीजिए, यानी कि 7,35,200 माइनस 6,25,400, डिफरेंस बना 1,09,800। ये है हमारे पास प्रॉफिट जो हमने रिकॉर्ड किया। ठीक हो गया। लास्ट चीज क्या कि ड्राइंग मौजूद है। ड्राइंग के लिए हमेशा ये एंट्री बनेगी, अगर ड्राइंग होगा तो जमान कैपिटल डेबिट और जमान ड्राइंग क्रेडिट। कितने अमाउंट से? तो जितनी अमाउंट ड्राइंग की होगी 36,000 रुपए से, 36,000 से। ठीक है, ये है आपका क्लोज ड्राइंग अकाउंट। अब यहां पर दोबारा से मैं वो आखिरी पॉइंट जो बताना था उसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं। क्या था वो पॉइंट? तो आपको याद होगा वो पॉइंट मैंने ये कहा था कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग के बारे में जो क्वेश्चन था, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग बेसिकली क्लोजिंग के वक्त बन रही है, लेकिन ये क्लोज नहीं हो रही, ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, और ये रिकॉर्ड इसलिए हो रही है कि दरअसल बात ये कि एंडिंग है क्या? एंडिंग वो इन्वेंट्री है जो सेल नहीं हो सकी, और जो सेल नहीं हो सकी वो इनक्रेडिट परचेज तो हुई होगी, तो परचेज जब हुई है वो कम हो गई, नहीं बिक सकी, तो असल में ये परचेजेस को कम करने के लिए एक तरह से, क्योंकि ये क्रेडिट है, ये डेबिट हो, उसे क्या कर देगा? कम कर देगा, ताकि प्रॉफिट सही निकाला जा सके। तो एंडिंग इन्वेंट्री को बेसिकली हम रिकॉर्ड करते हैं। आप सोचेंगे पहले क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, इस वक्त क्यों रिकॉर्ड किया? तो उसकी वजह ये थी कि इस वक्त रिकॉर्ड करना इस तरह चाहते थे ताकि वो
परचेजेस को कम कर दे और सेल्स और प्रॉफिट को सही कैलकुलेट कर सके। तो ये है आपका हमने क्लोजिंग एंट्री। तो दैट्स ऑल फॉर क्लोजिंग एंट्री। अब जाने से बात है कि एक दो करेक्टिंग एंट्री के एक दो सवाल थे वो करवाने हैं। ये सारी चीजें अभी एक कहा जा रहा है कि शायद देखो इंशाल्लाह मौका मिलता है ना, मैं नेक्स्ट वीक में आपका एक फिजिकल क्लास अरेंज करता हूं ताकि कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं वो जवाब दे सकूं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब क्लोजिंग एंट्री सारे खत्म कीजिए। अब मैं अगली क्लास में करेक्टिंग एंट्री बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन साथ साथ बड़ा सा वर्कशीट शुरू करवाऊंगा। ठीक है, और एक है 2017 का क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह उसको भी अभी आपके सामने करवाता हूँ क्या उसमें आता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।